हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थेफ्ट पे। ठीक है, थेफ्ट से रिलेटेड जितने भी एसेंशियल कंडीशंस है उसके बारे में जानेंगे। और थेफ्ट होने के लिए, दैट मीन्स कि चोरी होने के लिए ऐसे कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जिसका फुलफिल होना आवश्यक है। ठीक है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि आज हम लोग पूरा थेफ्ट के डिफिनेशन पे आज का ये लेक्चर होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है बेसिकली डिपेंड है थेफ्ट के डेफिनेशन से और एसेंशियल कंडीशन से जो थेफ्ट के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, जो थेफ्ट का जो प्रावधान है, दैट मीन्स चोरी का जो प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में, वो चैप्टर 17 में दिया गया है। चैप्टर 17 का जो सेक्शन 378 है वो डिफाइन करता है थेफ्ट को। क्लियर? और जो थेफ्ट का पनिशमेंट है, जो सजा है, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस है, वो है सेक्शन 379 में ऑफ इंडियन पेनल कोड। क्लियर? दोस्तों, हम लोग आते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में। आखिर थेफ्ट चोरी होने के लिए ऐसे कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जिसका पूरा होना आवश्यक है, या ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिसको मिलके चोरी होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। क्या कहता है पहला इंग्रेडिएंट्स कि इरादा कैसा होना चाहिए? तो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। और इंटेंशन किस बात का होना चाहिए? तो किसी की प्रॉपर्टी को लेने का होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अब देखिए, जो शब्द डिसऑनेस्ट यहां जो यूज हुआ है उसको आईपीसी के सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है कि डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कोई प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, तो ही वो चोरी कहलाएगा। कहने का मतलब कि अगर ए गुड फेथ में ये समझ के कि जो बी के पास जो प्रॉपर्टी है वो उसका है और वो गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, तो यहां पे ए चोरी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को लेने के प्रति डिसऑनेस्ट नहीं था, वो गुड फेथ में था कि वो प्रॉपर्टी उसका है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं और तो देखिए, यहां जो शब्द प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है, यहां पे प्रॉपर्टी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए पहले हम लोग जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? तो प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्रॉपर्टी? चोरी के लिए, दैट मीन्स थेफ्ट के लिए प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? प्रॉपर्टी का नेचर कैसा होना चाहिए? तो वो मूवेबल होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, ये जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है इसको पढ़ा जाता है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के साथ। दोस्तों, ये समझिए, जो थेफ्ट होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। क्लियर? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उस प्रॉपर्टी का चोरी हो सकता है जो इमूवेबल है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस संबंध में आप एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जब तक पृथ्वी से, अर्थ से जुड़ा हुआ है तो वो इमूवेबल है। क्लियर? और उसका चोरी नहीं हो सकता है। लेकिन जिस मोमेंट वो प्रॉपर्टी या थिंग जो अटैच्ड था अर्थ से, उसको उस अर्थ से हटाया गया तो वो मूवेबल हो गया और उसका चोरी हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग जो दूसरा पॉइंट है उसको एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के साथ पढ़ते हैं। क्लियर? तो फिर से रिपीट करते हैं कि चोरी के लिए सबसे पहला जो एसेंशियल तत्व है वो क्या होता है कि इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए और उस इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी को लेना है। ठीक है? दूसरा है कि प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। ठीक है? और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग जब एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसके अनुसार क्या कहता है कि अगर कोई थिंग्स अटैच्ड है अर्थ से तो उसका चोरी नहीं हो सकता जब तक वो थिंग्स अर्थ से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जिस वक्त वो अर्थ से हट गया, ठीक है, जमीन से हटा, वो चोरी उसका हो सकता है। अब कुछ पॉइंट दोस्तों यहां पे आप नोट कीजिए कि क्या चोरी के लिए, चोरी का वस्तु जिसका चोरी किया गया है, जिस प्रॉपर्टी को चोरी किया जा रहा है, उसका वैल्यू क्या मटेरियल है? इस बात को तय करने के लिए क्या कि उस प्रॉपर्टी का चोरी हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात पे आप इस पॉइंट पे नोट कीजिए कि चोरी के लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है। चोरी 2 रुपया के प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, या फिर चोरी 25 पैसा अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू है तो उसका भी चोरी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर इंडियन पेनल कोड का बात करते हैं तो
इसके संबंध में जो वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में हम लोग देखते हैं सेक्शन 95 ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो अगर कोई व्यक्ति ने कुछ रुपए का जिसका वैल्यू लीस्ट है, ठीक है, उसका कोई वो प्रॉपर्टी चोरी करता है, तो अगर उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा हुआ तो वो इस बात का डिफेंस ले सकता है जो उसको मिला है सेक्शन 95 के तहत इंडियन पैनल कोड का। क्लियर। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेकिंग है, जो प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि परमानेंट हो। ठीक है, अगर ए बी का प्रॉपर्टी कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना ले लिया हो, अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लेता है तो वह चोरी माना जाएगा। क्लियर। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक व्यक्ति खुद की संपत्ति का चोरी कर सकता है? तो कैसे कर सकता है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या वाइफ जो है अपने हस्बैंड का प्रॉपर्टी चोरी कर सकती है, या हस्बैंड अपनी वाइफ का प्रॉपर्टी चोरी कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 के अनुसार। क्लियर। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दोस्तों तीसरा पॉइंट पे आने से पहले आप एक्सप्लेनेशन सेकंड को देख लीजिए। देखिए जो सेक्शन 378 है उसका एक्सप्लेनेशन जो है 2, वो यह कहता है कि मूविंग बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सीवियरेंस अमाउंट्स टू थेफ्ट। कहने का मतलब कि एक्सप्लेनेशन 2 को समझिए एग्जांपल से। अगर ए जो है वो क्या करता है, बी के खेत में अगर कोई धान उगा हुआ है तो वो क्या करता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए उस धान को काटा। तो जैसे उस धान को काटा, ठीक है, और उसको डर हुआ कि बी आ गया है और उस धान को वहीं पे वो छोड़ दिया, ठीक है, वो क्रॉप को वहीं छोड़ दिया। तो अब बताइए कि क्या यहां पे ए ने चोरी किया? बिल्कुल किया, क्योंकि जिस वक्त उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी को लेने के इरादे से उस क्रॉप्स को काटा, वहीं पे वो क्या हो गया, प्रॉपर्टी मूव्ड हो गया, और ये माना जाएगा कि उसने चोरी उसी मूवमेंट कर लिया। कोई जरूरी नहीं है कि उस क्रॉप्स को काटने के बाद वो ले जाए, अगर उस सीवरेंस का प्रभाव क्या है, मूविंग का है, ठीक है, उसको ले जाने के प्रभाव का है तो। क्लियर। अब दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी को लिया जाएगा वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी व्यक्ति के पोजीशन में होना चाहिए। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट से ये समझ में आ जाता है कि चोरी के लिए आवश्यक क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में हो। अब सवाल उठता है कि पोजीशन होना चाहिए कैसा, तो पोजीशन एक्चुअल भी हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब एक्चुअल पोजीशन तो हम लोग समझते ही हैं, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन समझते हैं। दोस्तों देखिए, अगर ए का बाइक रोड पे लगा है और ए किसी दुकान में चला गया, तो यह उस पॉइंट पे माना जाएगा कि वो बाइक उसकी ही पोजीशन में है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बाइक को ले जाता है तो वो यहाँ पे एक ही पोजीशन में ही वो बाइक माना जाएगा, और वो माना जाएगा कि बी ने क्या किया है, चोरी किया है। क्लियर। तो तीसरा जो पॉइंट है उसके अनुसार पोजीशन में होना चाहिए प्रॉपर्टी किसी दूसरे का, और पोजीशन एक्चुअल भी हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस किए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी को लिया जाएगा दूसरे व्यक्ति के पोजीशन से, वो कैसे लिया जाएगा, उसके सहमति से नहीं, उसके बिना सहमति के। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है उसको बिना सहमति के लेता है, उस व्यक्ति के बिना सहमति के, तो वो माना जाएगा कि क्या कमिट कर रहा है, थेफ्ट कमिट कर रहा है। तो यहां भी दोस्तों कंसेंट को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 के अनुसार कंसेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्सप्रेस, दूसरा इंप्लाइड। अब समझिए इंप्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेस कंसेंट का क्या खेल है थेफ्ट को लेकर। तो जैसे दोस्तों देखिए कि ए है, वो बी का दोस्त है और वो बी के घर गया, तो वो हमेशा क्या करता कि वो बी का जो भी बुक्स होता था वो ले के चला जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ए जो है घर में नहीं था और बी जो है ए का बुक्स बिना ए के सहमति के बी ले गया। तो यहां पे भी यही माना जाएगा कि ए ने चोरी किया है, क्योंकि यहां पे
यह माना जाएगा कि ए को बी की तरफ से इम्प्लाइड कंसेंट था उसके बुक्स को ले जाने का। ठीक है दोस्तों, और एक्सप्रेस कंसेंट तो समझते ही हैं हम लोग। और हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट। देखिए दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है थेफ्ट का, वो यह है कि प्रॉपर्टी को अगर हम हटाते हैं, उस जगह से हटा रहे हैं जिस जगह पे प्रॉपर्टी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, और किस इरादे से, तो उसको हटाने का इरादा क्या है कि उसको लेना या उस चोरी को कंप्लीट करना। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी को हटाया गया किस इरादे से, तो उसको लेने के इरादे से। क्लियर, तो यह माना जाएगा कि चोरी हो गया। क्लियर, अब कोई जरूरी नहीं है कि मूविंग जो है, जो हटाया जाना है, जो प्रॉपर्टी को हटाया जा रहा है, वो कुछ अधिक हो या कुछ कम हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए को बी के घर में बी का रिंग मिला। क्लियर, बी क्या किया, ए क्या कर रहा है, फिर से रिपीट करते हैं, ए को बी के घर में बी का रिंग मिलता है और ए क्या कर रहा है, उस रिंग को छुपा देता है, ले लेता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसको ले रहा है। क्लियर, लेकिन अब ए को डर है कि बी अगर रिंग को खोजा तो बी ए के पास, मतलब उसके पास वो रिंग मिल जाएगा, तो वो क्या किया, उस रिंग को छुपा दिया उसके ही घर में। तो अब बताइए, सवाल ये उठता है कि उसने चोरी कब किया, तो चोरी उसने उसी वक्त कर दिया, ए ने चोरी उसी वक्त कर दिया जिस वक्त उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को लिया, उस प्रॉपर्टी को हटाया था उस जगह पे से जिस जगह पे वो था लेने के उद्देश्य से, तो उसी मूवमेंट में चोरी हो गया। क्लियर, अब दोस्तों देखिए, जो लास्ट जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उसको पढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन 3 के साथ। तो दोस्तों जब एक्सप्लेनेशन 3 के साथ पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है कि जो मूविंग होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। पहला तो एक्चुअल मूविंग होता है, दूसरा कि अगर कोई वस्तु जिसका चोरी किया जा रहा है वो किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है तो उसको उस वस्तु से हटा के मूव किया जा सकता है प्रॉपर्टी को। तीसरा कि बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल, कहने का मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बाधा है जो प्रॉपर्टी को रोक रहा है मूव होने से, तो उस बाधा को हटा के भी ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी को मूव किया जा सकता है। क्लियर, तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि थेफ्ट करने के लिए किन किन कंडीशंस को पूरा करना आवश्यक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं इन ब्रीफ। सबसे पहला क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी को लेने के पीछे का इरादा कैसा होना चाहिए, तो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। और प्रॉपर्टी कैसा होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तीसरा है कि प्रॉपर्टी किसी न किसी व्यक्ति के पोजीशन में होना चाहिए। चौथा है कि जिस व्यक्ति के पोजीशन में है उस व्यक्ति के पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन किया जा रहा है बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के। ठीक है, जो लास्ट है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी को मूव किया जा रहा है, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के पोजीशन से हटाया जा रहा है इस इरादे से कि उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी को ले लेना है। क्लियर, या फिर थेफ्ट करने के इरादे से ही उस प्रॉपर्टी को हटाया जा रहा है। तो अगर ये पांचों का पांचों कंडीशन फुलफिल होता है तो यह माना जाता है कि थेफ्ट हो गया। अब दोस्तों थेफ्ट अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका क्या सजा है या उसको क्या सजा मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं दोस्तों सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो दोस्तों सेक्शन 379 के तहत इंडियन पैनल कोड का अगर कोई व्यक्ति थेफ्ट करता है तो उसको 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। क्लियर, तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। बहुत देर होती ना, इरामी हो ही रहा बट्टी।